नमस्कार सभी को। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी ग्रामर की क्लासेस को। और ग्रामर की क्लासेस में सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन ये हमारी क्लास बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होगी। और मैं आपको ये बात के लिए सुनिश्चित करता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि आपको ये पार्ट देखने के बाद आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग सीधे उठा लेते हैं नाउन को, और नाउन को इस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। हम लोग शुरू कर रहे हैं जब पार्ट ऑफ स्पीच को, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हम लोग ये समझेंगे, और इसको इसके अंदर सबसे जो बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें होती हैं, आज के लेक्चर में सिर्फ उसको ध्यान देंगे हम लोग। और इस तरीके से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से अलग अलग पार्ट में आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे इंट्रोडक्शन बताऊंगा। पूरा का पूरा जितना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारे जितने भी 8 हैं, इनका पहले इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। इनके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं 1 बाय 1 चैप्टर उठा करके नाउन अलग से, प्रोनाउन अलग से, सेपरेट लेक्चर्स में हम लोग को पूरा टॉपिक इसको कवर कर रहे होंगे। और इसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड सारे 50 से 60 सवाल, 100 सवाल इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो आज भी विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर। देखो, अंग्रेजी जो होती है वो, इंग्लिश जो हमारी है, इंग्लिश एक साउंड है ना। इंग्लिश को अगर आप एक लैंग्वेज जानते हैं कि ये एक लैंग्वेज है, तो कोई भी भाषा अपने आप में एक आवाज़ से बनती है। अगर हमने कोई, अगर मैं बोलूँ ए, अगर मैं ए बोलता हूँ तो आप ऐसे ही लिखोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे। यानी आप इसको एक आवाज़ के तौर पे इसको बी कहते हो, और इसको एक आवाज़ के तौर पे ए कहते हो। तो ये एक साउंड आपने सुना, उस साउंड को आपने सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी अगर मैं कोई भी लैंग्वेज की बात करूँ, चाहे इंग्लिश की बात करूँ या कोई भी अदर लैंग्वेज की बात करूँ, कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कैसे होता है, किसी भी आवाज़ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। किसी भी कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टुकड़े होते हैं। कोई सब्जेक्ट होता है, कोई वर्ब होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई प्रीपोजिशन होता है, कोई कंजंक्शन होता है। ये सारे के सारे जो टुकड़े हैं हमारे, इन्हीं को तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हो। इन्हीं का नाम तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन ये जितने भी टुकड़े हैं, अगर हम अलग अलग से देखें तो ये अपने आप में क्या है, एक शब्द ही तो है। ये भी एक कोई ना कोई वर्ड होगा, ये भी कोई ना कोई एक वर्ड होगा, ये भी एक कोई वर्ड होगा, ये भी एक कोई वर्ड होगा। यानी ये जो हमारा सेंटेंस बना है, ये किसी न किसी शब्द से बना है। ये जो हमारा सेंटेंस बना है, ये शब्दों से बना हुआ है। ठीक है। तो अगर हम इन्हीं शब्दों को, अगर हमको यही सारे शब्द पता हो जाए और इनकी कैटेगरी पता चल जाए हमें, तो हमारा ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग यही बात कर रहे हैं। आगे मैंने देखो इसीलिए लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिर्फ आप क्या बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस को मैंने यहाँ लिखा, सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह को ही तो आप सेंटेंस बोलते हो। तो अगर हमने एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक लिखा, तो इसके अंदर जितने भी प्रयोग होने वाले शब्द हैं, उनके शब्दों के बारे में अगर हमें जानकारी हो जाए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा तैयार हो जाएगा। यानी शब्दों को जो है हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं भाई, तो 8 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। सबको मालूम है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं हमारे। अब इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे जाकर के, जब चैप्टर शुरू करेंगे एक एक चक्कर के। लेकिन इसका सबसे पहले हम लोग इस सीरीज में हम लोग पहले सबके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। बिना इंट्रोडक्शन के अगर आप पढ़ते हो तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, और आप कभी भी ठीक से समझ नहीं पाओगे। आपको सिर्फ रटा हुआ ज्ञान ही मिल पाएगा। सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं हम लोग। कोई भी जो साउंड है, कोई भी अगर साउंड है, अंग्रेजी जो भाषा लिखी गई है, एक साउंड ही तो है। और इस साउंड को अगर आपने कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, इससे इसको अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, सिंबल के तौर पे लिख लिया। जैसे मैं बोला ए को आपने इस तरीके से एक पिक्चर के फॉर्म में लिख दिया, आज से आप इसको ए ही बोलोगे। मैंने बोला सी, आपने सी को इस तरीके से लिख दिया, और आज के बाद आप इसको सी ही बोलोगे। यानी ये क्या है, एक तरीके का सिंबल है। तो सिंबल किस बात का है भाई, तो सिंबल आवाज़ों का ही तो सिंबल है। इन आवाज़ों को आपने सुना, और इन आवाज़ों को सुन करके आपने सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसको आप क्या बोल देते हो, लेटर बोल देते हो। लेटर क्या हो गया, तो लेटर इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। सिंबल के रूप में आपने किसी साउंड को लिख दिया, उसको आप लेटर बोलते हो। आज के बाद आप याद रखना, मैंने बोला ना, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो इस क्लास को
कोई अगर 5वीं का बच्चा है वो भी देख सकता है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी दे सकता है, और ये वनडे एग्जाम्स के लिए तो खैर प्रिपेयर किया ही गया है। अगला है हमारे पास, देखो जो हमारी लेटर्स जो हायरार्की लेवल है ना, सबसे शुरुआत जो सबसे छोटी इकाई है वो लेटर है, और सबसे बड़ी इकाई जो हमारी है वो सेंटेंस है। यानी लेटर से शुरू होता है, उसके बाद अल्फ़ाबेट बनता है। तो अल्फ़ाबेट क्या है भाई, तो बहुत सारे लेटर को मिला करके, जैसे अगर अंग्रेजी की मैं बात करूँ तो अंग्रेजी के अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल हमारे लेटर हैं 26। इन 26 का ही जो ग्रुप है इसको क्या बोल देते हैं, इसी का तो नाम है अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट क्या है, टोटल कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। देखो कई बार आप लोग अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हो, तो अल्फ़ाबेट्स गलत तरीका है बोलने का। अल्फ़ाबेट्स अगर बोलोगे तो कई तरीके की भाषाओं के बारे में रिप्रेजेंट करने लगेगा, तो अल्फ़ाबेट का प्लूरल आप नहीं इस्तेमाल करोगे, लेटर के बाद अल्फ़ाबेट आता है। अब अल्फ़ाबेट के ही मदद से, इन्हीं अल्फ़ाबेट के ही मदद से हम लोग शब्द को लेते हैं। इसमें से जैसे मान लो इस 26 लेटर्स में से मैंने ले लिया डी, फिर ले लिया मैंने ओ, और ले लिया मैंने जी, तो DOG ये एक लेटर बन गया ना, सॉरी ये 3 लेटर का एक समूह बन गया ना, और इसको आप क्या बोल देते हो, इसी को आप तो शब्द बोलते हो, इसी को आप वर्ड बोलते हो। तो लेटर जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के ही मदद से आपने क्या बना दिया, शब्द बना दिया। तो वर्ड क्या है भाई, तो वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का एक समूह है जिसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। अगर मतलब नहीं निकलता है तो उसको आप एक शब्द नहीं भूल सकते। जैसे मैं समझा देता हूँ आपको, अगर शब्दों को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूँ इस तरीके से, तो एक शब्द बनेगा भाई जिसका सेंस होगा, यानी मीनिंग होगा जिसका, है ना। एक होगा जो मीनिंगफुल होगा, और एक जो होगा वो मीनिंगलेस होगा। तो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, तो जो मीनिंगफुल होते हैं शब्द उन्हीं को आप शब्द बोलते हो एक्चुअली, लेकिन जो मीनिंगलेस होते हैं उनका कोई रोल नहीं रहता, उनको तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, जैसे अगर 3 शब्द, अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि वर्ड को ग्रुप ऑफ लेटर से वर्ड बन जाता है, तब ये गलत डेफिनेशन है। देखो जरा, अगर आप यहाँ पे लिखते हो DOG, DOG मतलब डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता होता है, ये एक अपने आप में मतलब रखने वाला शब्द है। लेकिन आप इन्हीं तीनों शब्दों की मदद से अगर आप कोई एक शब्द बनाओ, OGD, अब मैं अगर आपसे पूछूँ इसका मतलब कुछ होता है, क्या इसका कुछ मतलब होता है, तो आपका जवाब आएगा नहीं, तो ये एक शब्द नहीं हुआ। ठीक है, शब्द क्या है, सही शब्द क्या है, ये है। तो ग्रुप ऑफ लेटर तो ये भी है, ग्रुप ऑफ लेटर तो ये भी है, ग्रुप ऑफ लेटर ये भी है, लेकिन दोनों में से मतलब किसका निकल रहा है, दोनों में से मतलब सिर्फ पहले वाले का निकल रहा है, दूसरे वाले का कोई सेंस नहीं है, इसलिए एक शब्द नहीं कहा जाएगा। यानी शब्द होने की शर्त 2 है। पहली शर्त ये है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, दूसरी शर्त ये है कि उस ग्रुप ऑफ लेटर का सेंस भी निकलना चाहिए। अगर सेंस नहीं निकलता तो वो कोई भी वर्ड नहीं कहा जाएगा, और यही केस बिल्कुल सेंटेंस के साथ भी है। तो सेंटेंस वर्ड के बाद मैंने यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिखा है, भूल गया हूँ, तो सेंटेंस आप समझ लो। इसके बाद देखो, तो ये आपने समझा लेटर क्या होता है, उसके बाद अल्फ़ाबेट लेटर की मदद से बनाते हैं, फिर उसके बाद वर्ड, फिर वर्ड की मदद से सॉरी यहाँ पे छूट गया है, वर्ड की मदद से आप क्या बनाते हो, सेंटेंस। ठीक है, वर्ड की मदद से सेंटेंस बनाते हो। इस सेंटेंस की मदद से, सेंटेंस के बाद जो आता है हमारा नंबर, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे सेंटेंस नहीं होगा, फ्लो में मैंने बोल दिया। देखो बिल्कुल ये ठीक बात है, अभी वर्ड हम लोग समझ ली ना, ऐसा हम लोग जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं, अगर वर्ड है वर्ड को जोड़ करके तो सेंटेंस बनता है, ये बिल्कुल बात करेक्ट है। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोग जब इस तरीके से पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट वर्ड के बाद जैसे अभी मैंने लिख दिया था ना गलती से सेंटेंस को, हालांकि वो गलती से नहीं लिखा गया था, लेकिन ऐसा हम लोग जानते हैं कि वर्ड के बाद सीधे तुरंत कौन सा नंबर आ जाता है, हम लोग वर्ड के तुरंत बाद हम लोग सेंटेंस को पढ़ने लगते हैं, है ना। लेकिन ये तरीका गलत है, सेंटेंस के बीच में भी 2 कड़ी आती है, फ्रेज और क्लॉज की। तो फ्रेज क्या होता है फिर क्लॉज क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो बहुत सारे शब्द जो हैं अगर हम लोग लिख दें, जैसे यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि शब्द क्या होता है, लेटर का बहुत सारा जो ग्रुप है उसको हम लोग शब्द बोलेंगे अगर उसका कोई सेंस है तो। फ्रेज क्या होता है भाई, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है अ कप ऑफ टी। इस कप ऑफ टी में कितने शब्द हैं, देखो एक ये शब्द है, ए मतलब एक, तो एक अपने आप में एक शब्द है, ये एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द कप, ऑफ तीसरा शब्द, और ये चौथा शब्द, यानी इसमें टोटल कितने शब्द हैं भाई, तो 4 शब्द हैं। लेकिन ये 4 शब्द होने के बावजूद भी एक सेंटेंस है क्या, तो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्यों नहीं है भाई, तो सेंटेंस इसलिए नहीं है, सेंटेंस होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास एक सब्जेक्ट की होती है,
और एक वर्ब की होती है। अगर हमारे पास इतना है, अगर इस फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है तब इसको आप एक सेंटेंस बोलोगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई वर्ब आया नहीं है। तो जब एक वर्ब नहीं आया है, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ एक फ्रेज कहलाएगा, है ना। तो अब ये सेंटेंस पूरी तरीके से नहीं बना है। अ कप ऑफ टी का मतलब एक चाय की कप। अगर मैं आपको अगर चाय की कप मांगनी हो, या कहीं आप गए रेस्टोरेंट में, आपने कुछ ऑर्डर किया, या आपने बोला 2 उबले हुए अंडे दे दो। अगर आपने ये बोल दिया कि 2 उबले हुए अंडे दे दो, यानी आपने उसके साथ वर्ब भी लगा दिया। लेकिन सिर्फ आप अगर इतना बोलते हो 2 उबले हुए अंडे, 2 बॉइल्ड एग, तो सामने वाले को ये नहीं समझ में आएगा कि उस 2 उबले हुए अंडे का करना क्या है। तो इस केस में जब आपको वर्ब नहीं लगा हुआ है, तो ये सिर्फ एक फ्रेज कहा जाएगा, एक सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। उसी तरीके से आगे लिखा है पिज्ज़ा विद कोक। पिज्ज़ा चाहिए कोक के साथ, तो पिज्ज़ा कोक के साथ। इस सेंटेंस से ये नहीं समझ में आ रहा कि पिज्ज़ा कोक के साथ जो आप ले रहे हैं उसको आप करेंगे क्या। आपने जा करके सीधे काउंटर पे ये बोला पिज्ज़ा कोक, पिज्ज़ा के साथ कोक। अब वो ये नहीं समझ पाएगा कि आपको पिज्ज़ा के साथ कोक यहीं पे खाने और पीने के लिए चाहिए, आपको घर ले जाना है, पैक करना है, या अपने दोस्त को देना है, या आपके सर पे फेंक देना है। उसको कोई भी बात ये समझ नहीं आएगी। यानी आपने 3 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, पिज्ज़ा विद कोक। ये 3 शब्द अपने आप में मिल करके क्या निर्माण करते हैं, फ्रेज का निर्माण करते हैं, फ्रेज बनाते हैं। उसी तरीके से आगे हमारे लिखा हुआ है मूवी स्टार्स एंड सपोर्ट स्टाफ। अब देखो यहाँ पे ये सारे शब्द जो इसमें कहीं आपको वर्ब दिखाई दे रहा है, वर्ब तो है ही नहीं। तो लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के कारण ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। तो आप आज समझ पाए कि वर्ड के बाद जो हमारी एक जो मिसिंग सीरीज होती है, मिसिंग जो कड़ी होती है, वो होती है फ्रेज की। हम लोग डायरेक्ट वर्ड के बाद सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे। वर्ड के बाद जो नंबर आता है हमारा फ्रेज का आता है। उसके बाद आता है क्लॉज। मैं आपको फ्रेज भी बता दूंगा कि कितने टाइप के फ्रेज होते हैं। इसको फ्रेज के ऊपर हम लोग एक चैप्टर अलग से करेंगे, क्लॉज के ऊपर एक अलग से चैप्टर करेंगे। मैंने बताया ना, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इस तरीके से पहले मैं सारे सब्जेक्ट को, सारे जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, इस तरीके से जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनका पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि उनके फंक्शन क्या होते हैं। जब तक आप फंक्शन नहीं पढ़ते हो तब तक आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाओगे। आपको अच्छे से समझने के लिए उसके फंक्शन को जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनके ऊपर बात करूँगा। फिर उसके समझते हैं हम लोग क्लॉज। इसके जो फ्रेज था उसके बाद जो अगली कड़ी आती है हमारी क्लॉज की आती है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ आपको क्लॉज क्या होता है। पहले सेंटेंस पढ़ो, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। अब इन दोनों सेंटेंस को समझो। ये दो आपस में अलग अलग 2 सेंटेंस, अगर मैं इनको अलग से लिख दूँ, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया है यू, और वर्क हार्ड अपने आप में वर्ब है, यानी ये सब्जेक्ट भी है और इसके साथ वर्ब भी है। इसका मतलब क्या, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि नहीं। एक सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट और वर्ब है तो आप इसको एक सेंटेंस बोलेंगे। तो मैं इसको एक सेंटेंस कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ भाई, क्योंकि इसके साथ एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी लगा हुआ है। लेकिन जब आप आगे पढ़ते हो तो आप यहाँ पे देखते हो ये भी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, विल गेट सक्सेस। अब विल गेट ये भी क्या है, एक वर्ब है। यानी आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि भाई एक सब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया गया, है ना। यानी जैसे आप देखते हो कि एक परिवार है, उस परिवार में जो माता पिता रहते हैं, माता पिता यहाँ पे एक एक जोड़ी हो गई, माता पिता, उनके बच्चे हो गए, है ना, इनके बच्चे। लेकिन इनके भी माता पिता रहे होंगे, ठीक है, इनके भी माता पिता रहे होंगे, इनके बच्चे आप लोग ये हुए। तो ये जो दोनों लोग हैं, एक कपल ये हो गया, एक कपल ये हो गया। कल को अगर डिवाइड कर दिया, पहले तो अभी एक ही फैमिली के अंदर रह रहे हैं, अगर एक फैमिली के अंदर रह रहे हैं इस परिवार को सिर्फ एक बोला जाएगा। लेकिन यहाँ से एक कपल ये और दूसरा कपल ये, अगर यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से एक फैमिली ये बन गई और एक फैमिली ये बन गई, है ना। यानी अभी कितनी फैमिली हो गई, टोटल 2 फैमिली हो गई। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब एक सेंटेंस अलग से लिखा रहेगा तो उसको आप एक सेंटेंस बोलोगे, लेकिन 2 सेंटेंस को इसको, सॉरी, इसमें 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया है। तो अगर मैं इससे पूछूं कि इतने दूर तक क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि ये एक क्लॉज है। क्यों, अब समझो डेफिनेशन। क्लॉज की डेफिनेशन ये होती है कि क्लॉज किसी भी सेंटेंस का, किसी भी एक सेंटेंस का टुकड़ा होता है, लेकिन वो अपना पूरा मतलब बताने के लिए कंप्लीटली फ्री होता है, या पूरा मतलब वो बता पाता है। यानी अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी, ये अपना मतलब पूरा बताने के लिए काबिल है, ये पूरा अपना मतलब यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं। लेकिन इसकी दुविधा क्या है, दुविधा ये है कि भाई ये सेंटेंस का टुकड़ा है ना।
इसको आप अलग से सेंटेंस नहीं बोल सकते। इस सेंटेंस का टुकड़ा होने के नाते यहाँ से एक सेंटेंस शुरू हुआ, यहाँ तक खत्म हुआ, तो इन सेंटेंस का टुकड़ा होने के नाते ये वाला जो पोर्शन है क्लॉज कहलाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा भाई, तो ये पूरा एक सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लॉज है। पहला क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज ये हो गया। तो पहला क्लॉज ये और दूसरा क्लॉज ये, तो ये दो क्लॉजेस हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना है। तो आप क्लॉज समझ पाए, क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो कि अपना मतलब कंप्लीटली बताने के लिए फ्री होता है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं था, लेकिन इसमें वर्ब लगा रहता है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ आपको नई चीजें जानने को मिलेंगी क्लॉज के अंदर। देखो आगे लिखा हुआ है दूसरा क्लॉज, आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, मैं जानता हूँ। देखो सिर्फ मैं इतना बोलूँ अगर आई नो, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है ना, ये देखो एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये सेंटेंस बना देगा। लेकिन ये अलग से नहीं है, इसकी दुविधा फिर से क्या है, ये भाई एक सेंटेंस का पार्ट है, जो सेंटेंस यहाँ से शुरू होकर के, यहाँ से शुरू होकर के, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक गया हुआ, ठीक है। तो आई नो अपने आप में क्या है, एक यहाँ से क्लॉज हो जाएगा। वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, यहाँ से एक क्लॉज अलग हो जाएगा, यानी दो क्लॉज को जोड़ करके यहाँ पर भी बना गया। लेकिन इसके अंदर हम लोग समझेंगे बाद में कि ये किस तरीके से इसको, इसमें क्लॉज के टाइप जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इस क्लॉज को हम लोग क्या बोलेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पे दो क्लॉज है, दो क्लॉज को जोड़ करके बनाया गया। क्यों दो क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे आई नो अपने आप में एक सेंटेंस होता, अगर ये सेंटेंस से बाहर रहता तो इस सेंटेंस से अगर बाहर इसको लिख दिया जाता तो ये अपने आप में एक सेंटेंस होता। उसी तरीके से अगर मैं यू आर कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, अगर इसको बाहर लिखा रहता तो ये अपने आप में एक सेंटेंस होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे इसे अलग से नहीं लिखा गया, ये इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, ये इसको क्लॉज हम बोलेंगे, क्योंकि ये इस सेंटेंस का एक टुकड़ा है सिर्फ, और ये अपना पूरा मतलब बताने के लिए फ्री भी है, इसलिए हम इसको क्लॉज बोलेंगे, फ्रेज नहीं बोल सकते। आगे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करो। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, कई बार हम लोग, कई बार क्या जनरली बहुत सारे लोग आप में से ये भी कंफ्यूजन में रहते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, शायद आपको जान करके अच्छा लगेगा कि आपको सेंटेंस में पहचानने के लिए जब बोला जाता है तो आपको लगता है कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो एक सेंटेंस है, ठीक है। या अगर आपको दे दिया जाता है जितने भी क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ तो आपको लगता है कि वो सेंटेंस है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये एक सवाल है क्योंकि इसमें किसी से पूछा जा रहा है कोई चीज़। तो व्हाट इज़ योर नेम अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो मैं सामने वाले से उसका नाम जानने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज़ योर नेम के जरिए मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। अब ये अपने आप में एक सवाल है क्योंकि इसमें कुछ पूछा गया, लेकिन वो आंसर क्या देता है मुझे, वो मुझे आंसर क्या देता है, आई वोंट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, व्हाट माई नेम इज़, कि मेरा नाम क्या है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो जो व्हाट लगा हुआ है ना, ये क्या है, ये एक क्वेश्चन वर्ड है। तो अगर आप ये समझ लिए हो कि कोई क्वेश्चन किसी सेंटेंस के अंदर अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से वो अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो आप गलत हो। देखो ये सवाल ये है और ये जवाब है। तो चूंकि उसने ये मुझसे बोला कि मैंने जब से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, उसने मुझे ये बताया कि मैं नहीं तुम बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं कि मेरा नाम क्या है। यानी यहाँ से ये जो बात बोल रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि जो जिसने जो भी उसने बात बोला है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है ना। क्या है, एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट कभी भी सवाल नहीं होता। सवाल तो भाई सवाल पूछने के की चीज़ है, स्टेटमेंट में तो सिर्फ अपनी बात को कहा जाता है। तो एक सिर्फ स्टेटमेंट है, ये एक सवाल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे व्हाट लगने के बावजूद भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल गलत है, क्वेश्चन मार्क हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये कनेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों सेंटेंस या नहीं, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए जो व्हाट है वो लगाया गया है। ये कनेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। और इसको, इसका मतलब कहीं से भी क्वेश्चन वर्ड के तौर पे आप नहीं निकालेंगे। और चूंकि एक और जानकारी आपको मैं दे दूं, जब ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इन दोनों सेंटेंस में आप जरा फर्क देखिए। व्हाट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है इज, लेकिन व्हाट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। अगर व्हाट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है या कोई किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है वो एक क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जब कभी भी किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता तो वो क्वेश्चन नहीं फॉर्म करता। यानी दिस इज नॉट द क्वेश्चन एंड दिस इज अ क्वेश्चन। तो व्हाट इज योर नेम एक सवाल है जिसका जवाब क्या दिया गया, आई वोंट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरा नाम
क्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग समझ चुके हैं। तो क्लॉज के बाद जो नंबर आता है वो हमारा आ जाता है, वो सेंटेंस का आ जाता है, सेंटेंस। अब सेंटेंस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, सेंटेंस क्या होते हैं। सिर्फ मैं आपको इतना यहाँ पे बता देता हूँ कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के अंदर मिनिमम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मिनिमम, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, असर्टिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही चाहिए आपके पास। अलग अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं और इन पांचों सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो सेंटेंस होता है ये किसे कैसे बनता है, तो भाई शब्दों का ये कलेक्शन है ना, वर्ड्स का, वर्ड्स को जोड़ने से ही बनता है। इन्हीं वर्ड को हम लोग 8 कैटेगरी में तो पढ़ रहे हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आगे जितने भी हैं, उन सारे को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आगे हम जब शुरू करेंगे तो आपको हम लोग इंट्रोडक्शन में मैं करवाऊंगा आपको सबसे पहले नाउन। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग उनको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर नाउन है तो वो कौन कौन से काम कर सकता है, प्रोनाउन है तो कौन कौन से काम कर सकता है। अगर एक बार ये सीख गए कि नाउन है तो यही काम करेगा, प्रोनाउन है तो सिर्फ यही काम करेगा, तो आपको अपने कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाती है। और एक बार आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई तो आपको क्वेश्चन समझने में मुश्किल नहीं रह जाता, आपकी नज़र क्वेश्चन के एरर पे को फाइंड करने पे बिल्कुल वहीं पे रुकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।